सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में बेसिकली हम टॉपिक अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? पीस एंड द स्टेट। ठीक है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। हम रीड करते हैं साथ में और फिर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इंटू सेपरेट सोवरेन स्टेट्स इज एन इम्पेडिमेंट टू द परसूट ऑफ पीस। ठीक है, एज ईच स्टेट सीज इट सेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट एंड अ सुप्रीम एंटिटी, इट टेंड्स टू प्रोटेक्ट इट्स ओन परसीव्ड सेल्फ इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट्स की, अलग अलग कंट्रीज़ है। ठीक है, तो जो पूरी दुनिया का जो डिवीज़न अलग अलग स्टेट्स के बेसिस पर हुआ है, ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी एक रुकावट है। ठीक है, इम्पेडिमेंट का मतलब क्या है? रुकावट है। किस चीज़ में रुकावट है? रुकावट है पीस को परस्यू करने में। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कह रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे हमने क्या करा, अलग अलग कंट्रीज़ बना दी, उस कंट्रीज़ की वजह से कहीं ना कहीं हम जो शांति है, जो विश्व शांति है, ग्लोबल पीस है, उसको अटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका रीज़न नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है। और रीज़न क्या दिया हुआ है? ये कहते हैं कि जैसे ही कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट बन जाती है, एक सोवरेन कंट्री बन जाती है, तो वो क्या करती है? फिर वो कंट्री अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। देखो, अलग अलग कंट्रीज़ है, पूरी की पूरी जो दुनिया है उसमें अलग अलग कंट्रीज़ है। हर कंट्री क्या कर रही है? अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। जैसे अमेरिका क्या करती है? अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। तो जब उसको लगेगा कि उसका इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो किसी भी कंट्री पर टैरिफ लगा देगी। ठीक है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए वो किसी दूसरी कंट्रीज़ के गुड्स पर टैरिफ लगा देगी। ठीक है, सिमिलरली अगर चाइना की बात करें, चाइना क्या कर रहा है? अपने सेल्फ इंटरेस्ट, जिसको कहा जाता है जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहा जाता है नेशनल इंटरेस्ट। तो चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी तरीके से इंडिया ओवर पावर ना कर सके चाइना को एशिया में। चाइना का इंटरेस्ट ये है, इसीलिए वो लगातार हमारा जो राइवलरी कंट्री है पाकिस्तान है, उसको सपोर्ट करता रहता है, उसकी आर्मी को सपोर्ट करता है, उसको वेपन सप्लाई करता है, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, पाकिस्तान को लोन भी दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली और कहाँ कर रहा है? सिमिलरली और चाइना जितना ज़्यादा कोशिश हो सकती है दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि चाइना का डोमिनेंस बना रहे पूरी दुनिया में। ठीक है, ये है चाइना का नेशनल इंटरेस्ट। ठीक उसी तरीके से क्या हो रहा है? जो जो कंट्री है वो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रही है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है सेकेंड लाइन का। अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। वाइल द परसूट ऑफ पीस रिक्वायर्स दैट वी सी आवर सेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ लार्जर ह्यूमैनिटी, स्टेट्स टेंड टू मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन द पीपल। शांति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि स्टेट्स के बीच में वॉर ना हो, स्टेट्स के बीच में शांति बनी रहे, है ना? ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम पूरी ह्यूमैनिटी का एक पार्ट है। ठीक है, अगर हम अपने केवल नेशनल इंटरेस्ट से ही सोचेंगे, तो क्या हो सकता है? कंपटीशन हो सकता है दूसरे स्टेट के साथ, कन्फ्लिक्ट हो सकता है दूसरे स्टेट के साथ। लेकिन जब हम अपने आप को एक ह्यूमैनिटी के तौर पर सोचेंगे, तब जा कर के हम कंपटीशन की जगह स्टेट्स के साथ कोऑपरेशन पर फोकस करेंगे। ठीक है, सहयोग पर हम बात करेंगे कि चलो ठीक है, माना हमारे बीच में डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन हम क्या करेंगे? बातचीत के जरिए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, डिप्लोमेसी के जरिए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तब जा कर के कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर पीस होगा। और क्या बोलते हैं? टू परस्यू द इंटरेस्ट ऑफ देयर सिटीजन्स दे आर विलिंग टू इन्फ्लिक्ट इंजरी अपॉन दी अदर्स। अब क्योंकि हर कोई स्टेट अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, तो दिक्कत क्या हो जाती है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए, एक कंट्री दूसरे लोगों के, दूसरी कंट्री के जो लोग हैं उसके इंटरेस्ट को भी हार्म करने के लिए तैयार रहती है। जैसे रशिया क्या कर रहा है? रशिया कोशिश ये कर रहा है कि अपना इंटरेस्ट और ज़्यादा प्रमोट कर सके। ठीक है, लैंड और ज़्यादा एक्वायर कर सके। इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो यूक्रेन की लैंड है उसको भी रशिया में मिलाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी है कि हर स्टेट जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट के लिए जब काम कर रहा है, इसकी वजह से कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट की संभावनाएं स्टेट्स में लगातार बढ़ती जा रही है, वॉर्स हो रही है, और इसकी वजह से जो ग्लोबल लेवल पर जो पीस आना चाहिए वो मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, ये है इसका मतलब। ओके,
अब यहाँ पर हम साइड में चलते हैं, ये जो पर्टिकुलरली बॉक्स दिया हुआ है इसमें कुछ सर्टेन एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करेंगे। और वो बॉक्स में यही सेम टू सेम आइडिया दिया हुआ है जो अभी हमने जस्ट अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। States have a tendency to use violent means for achieving their objectives in the international arena, especially for capturing territory and natural resources। ठीक है, क्या बोल रहा है, हर स्टेट की ये टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे, वो बेसिकली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए दूसरे स्टेट के टेरिटरी और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को कब्जा कर ले। क्योंकि जब वो दूसरे रिसोर्सेज को, दूसरे स्टेट के नेचुरल रिसोर्सेज को कब्जा कर लेगा तो क्या होगा, पावरफुल हो जाएगा, ज़्यादा रिसोर्सेज उनके पास हो जाएंगे, ठीक है। ये हर स्टेट कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। क्या आ जाती है, द रिजल्टिंग कंटेंशन कैन एस्केलेट इनटू फुल स्केल वॉर। ठीक है, ये क्या होता है, जब हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे के टेरिटरी को अपने टेरिटरी में मिलाने की, इसकी वजह से फुल स्केल वॉर हो जाती है। एग्जाम्पल इसी चीज़ का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इन 1990s इराक इन्वेडेड इट्स स्मॉल ऑयल रिच नेबर कुवैत। ठीक है, कुवैत को क्या किया गया, कुवैत को बेसिकली इराक ने 1990 में इन्वेड करने की कोशिश करी, ठीक है, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी। ठीक है, छोटा सा ही कंट्री है और इराक का नेबर है। और क्या किया, इट जस्टिफाइड द वॉर बाय असर्टिंग दैट कुवैती टेरिटरी हैड बीन एन इराकी प्रोविंस आर्बिट्रेरली कट ऑफ बाय द इंपीरियलिज्म एंड accusing कुवैत of slant drilling into Iraq's oil supplies। तो जब इराक ने जो कुवैत है उसके ऊपर एक तरीके से अटैक किया तो उसको जस्टिफाई भी करा, उसको सही ठहराया। किस रीज़न में, दो रीज़न दिए। सबसे पहला रीज़न उसने ये बोला कि जो कुवैत है वो बेसिकली इराक का ही एक प्रोविंस हुआ करता था, ठीक है, पहले वो इराक का ही हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए अब ये जस्टिफाइड है कि इराक अपने हिस्से को वापस ले रहा है क्योंकि कुवैत हिस्सा रहा है इराक का स्टार्टिंग से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बात करी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली है कि कुवैत क्या कर रहा है, कुवैत बेसिकली इराक के अंदर जो ऑयल रिसोर्सेज है उसमें ड्रिल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इराक क्या कर रहा है, बेसिकली जो कुवैत है वो क्या कर रहा है, कुवैत किसी और तरीके से, एक गलत तरीके से जो इराक के रिसोर्सेज है, ऑयल रिसोर्सेज है, उनको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, उनमें ड्रिलिंग कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या कर रहा है, इसकी वजह से इराक ने अपना जो अटैक है कुवैत के ऊपर जस्टिफाई कर दिया था कि क्योंकि कुवैत गलत कर रहा है और साथ ही साथ कुवैत जो है वो हमारा एक प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हम अटैक कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऐसा इराक ने बोल दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कुवैत को सपोर्ट करने आई अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका के साथ साथ जो अदर वेस्टर्न पावर्स थी, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ये सब मिल करके अमेरिका के साथ कुवैत के सपोर्ट में आती है। और फिर इराक को क्या किया जाता है, फिर इराक को इन्वेड किया जाता है। ठीक है, और ये चीज़ हम कब और ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, इराक का जो इन्वेजन है वो हम और ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे क्लास 12th की जो NCERTs है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें हम ये चीज़ और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। इस स्टोरी से जो इराक ने किया कुवैत के साथ और फिर इराक के साथ जो अमेरिका ने किया, इस स्टोरी से कंक्लूजन क्या निकला, ये कंक्लूजन निकला है कि आज के टाइम में जो स्टेट्स है वो अपने इंटरेस्ट के प्रमोशन के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेट्स के ऊपर, उन दूसरे स्टेट्स के लोगों के ऊपर भी इंजरी कर सकते हैं, उनको हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करी और इसी चीज़ की वजह से जो हमने रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल पढ़ा या ये जो एग्जाम्पल पढ़ा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लोबल पीस हम लेकर आ सकते थे उसमें दिक्कतें आ रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पर्टिकुलरली नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या दिया हुआ है, तो मैं हाईलाइटेड वर्ड्स को रीड कर रही हूँ, आप भी साथ साथ फॉलो करिएगा। Besides, in today's world, each state has consolidated the instruments of coercion and force. While the state was expected to use its force, its army, or its police to protect its citizens, in practice, these forces could be deployed against its own members to suppress the dissent. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेट की। क्या होता है, हर स्टेट के पास एक पावर होती है, हर स्टेट में पावरफुल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आर्मी होती है, पुलिस होती है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का, आर्मी का, पुलिस का इस्तेमाल किस लिए किया जाना चाहिए था, क्यों बनाई गई है ये सारे इंस्टीट्यूशन, ये बनाए गए हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, कभी कभी इन सब का यूज़, आर्मी का या पुलिस का यूज़ किसके खिलाफ किया जा रहा है, उन्हीं सिटीजन्स को, उन्हीं सिटीजन्स की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। ओके, टू सप्रेस डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट का मतलब होता है एक वॉइस ऑफ डिसएग्रीमेंट, कि हम ये जो गवर्नमेंट ने किया है हम उस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं और इसलिए हम सड़कों पर उतरे हैं, हम अपनी जो आवाज़ है उसको सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।
तो जब लोग ऐसा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो आर्मी या पुलिस का यूज़ किया जाता है ऐसे लोगों को दबाने के लिए, उनकी जो यूनिटी है उसको तोड़ने के लिए। ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो कहाँ ज़्यादा दिखी जाती है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट क्लियरली एविडेंट इन द ऑथोरिटेरियन रिजीम्स एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स लाइक द वन करंटली रूलिंग म्यांमार। ठीक है। ये चीज़ ज़्यादातर कहाँ होती है, डेमोक्रेसी में कम होती है, ये ज़्यादातर चीज़ें होती है ऑथोरिटेरियन रिजीम्स में। ठीक है। और मिलिट्री डिक्टेटरशिप में, जैसे कि म्यांमार। म्यांमार को थोड़ा सा समझ लेते हैं 1-2 मिनट में कि म्यांमार में क्या हो रहा है। म्यांमार में एक टाइम पीरियड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन क्या किया, वहाँ पर रहने वाली जो मिलिट्री है, म्यांमार की जो मिलिट्री है, उसने उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पलट दिया। ठीक है। वहाँ के लीडर्स, जो इलेक्टेड लीडर्स थे, उनको हटा दिया, उनको जेल के अंदर डाल दिया और खुद मिलिट्री रूल करने लगी म्यांमार को। आज भी म्यांमार में क्या हो रहा है, मिलिट्री रूल हो रहा है। अब मिलिट्री रूल कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलिट्री रूल कैसे कर रही है, दिक्कत उसमें है। मिलिट्री क्या कर रही है कि पावर का यूज़ कर रही है, अपने ही लोगों को मार रही है, अपने ही लोगों के साथ जो उनके राइट्स हैं उनका वायलेशन बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा है। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं म्यांमार में डेमोक्रेसी आए, लेकिन जो वहाँ की मिलिट्री है वो तो ऐसा नहीं चाहती। ठीक है। वो तो खुद रूल करना चाहते हैं, वहाँ के मिलिट्री लीडर्स एक तरीके से रूल करना चाहते हैं लंबे टाइम पीरियड तक। इसलिए ना वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, ना वहाँ पर कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक तरीके से सक्सेसफुली करवाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है। और लोग यही चाह रहे हैं, लोग इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो कोई भी विरोध करता है तो क्या किया जा रहा है, मिलिट्री उसको सप्रेस कर देती है तुरंत। ठीक है। ये चीज़ हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरीके से जो पावर का इस्तेमाल है वो अपने ही लोगों को दबाने के लिए किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। तो अब क्या बोला है, सोल्यूशन क्या है इसका, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू सच प्रॉब्लम्स लाइज इन मेकिंग द स्टेट मोर अकाउंटेबल थ्रू द मीनिंगफुल डेमोक्रेटाइजेशन एंड रीनिंग इट इन वाया एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ सिविल लिबर्टीज। ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो सोल्यूशन एक ही है, और वो सोल्यूशन है कि हम गवर्नमेंट को, स्टेट को ज़्यादा अकाउंटेबल ठहराएं। ठीक है। स्टेट को क्या कराए, ज़्यादा अकाउंटेबल बनाए, उसकी जवाबदेही तय करें। कैसे कर सकते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन के ज़रिए कर सकते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है, लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लोगों की जो सिविल लिबर्टीज़ है, सिविल लिबर्टीज़ क्या होती है, सिविल लिबर्टीज़ जैसे कि राइट टू प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें उनको देनी चाहिए, लोगों को देनी चाहिए। और अगर लोग इसका यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को दबाना नहीं चाहिए। ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहेंगे डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है। और ये जो ऑथोरिटेरियन रिजीम्स चल रहे हैं, ये जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रहे हैं, इनको हटाना होगा। और दोबारा से जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनको लेकर आना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जा करके उस सोसाइटी में पीस आएगा। ये कहना चाहते हैं ये लोग। ठीक है। समझ गए प्रॉब्लम क्या समझी थी, स्टेट वायलेंस यूज़ कर रहा है, सॉल्यूशन क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है। डेमोक्रेसी लेकर के आना सोल्यूशन है, लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज करना, ये है सोल्यूशन। ठीक है। और क्या दिया हुआ है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। This is the route taken by the post-apartheid regime in the South Africa, which is one of the prominent political success stories of the recent years. यही सेम टू सेम चीज़ हम कहाँ देखते हैं, साउथ अफ्रीका में देखते हैं। ठीक है। देखो साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था, एपार्थाइड रिजीम चल रहा था। ठीक है। ये भी क्या था, एक तरीके से ऑथोरिटेरियन रिजीम था। क्यों ऑथोरिटेरियन था, इसीलिए था क्योंकि ब्लैक्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। वाइट बहुत ऑथोरिटेटिव तरीके से रूल कर रहे थे ब्लैक्स के ऊपर। ठीक है। तो जब एपार्थाइड रिजीम को ख़त्म किया तो क्या हुआ, उसकी वजह से एक पॉलिटिकल सक्सेस साउथ अफ्रीका में इमर्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर अपार्थाइड को ख़त्म करने के बाद जो ब्लैक्स है उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। ठीक है। उनको इक्वालिटी दे दी जाती है, उनको इक्वल राइट्स दिया जाता है, उनको इक्वल फ्रीडम दिया जाता है, जो कि पहले केवल वाइट्स को ही मिलता था। ठीक है। ये क्या हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। ठीक है। कि पहले हम अथॉरिटेरियन तरीके से दबा रहे हैं ब्लैक्स को, अब क्या करेंगे, अब हम ब्लैक्स को इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे, उनको भी इक्वल राइट्स देंगे, उनकी सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। ये चीज़ होती है डेमोक्रेटाइजेशन। और जब सोसाइटी में डेमोक्रेटाइजेशन आ जाएगा तो सोसाइटी में ऑटोमेटिकली पीस आ जाएगा। ठीक है। अब हम लास्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इज दस क्लोजली लिंक्ड टू द सेफ गार्डिंग ऑफ पीस। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग टिक मार्क कर सकते हो।
तो क्या बोल रहा है, अगर हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी में पीस बना रहे, दो कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में होनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, डेमोक्रेसी के लिए लगातार स्ट्रगल, और दूसरी चीज़ क्या है, ह्यूमन राइट्स का होना और ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। जब हम कह रहे हैं कि स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो प्रोटेस्ट भी करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से डेमोक्रेसी चलती है। तो हमें लगातार अपनी सोसाइटी में आवाज़ उठाते रहनी है, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना है, एक्टिव तरीके से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है। और अगर हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये चीज़ है स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठानी है कि अगर एपरथाइड रिजीम हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हम ह्यूमन राइट्स को लेकर के आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पर, अगर म्यांमार में मिलिट्री मार रही है लोगों को, तो वहाँ पर भी आवाज़ उठाई जाएगी कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं और हम अपने ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन चाहते हैं। क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें आएगी तभी हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो पीस है वो सेफ रहेगा। ठीक है, वरना लोगों को लड़ना पड़ेगा हर बार अपनी मिलिट्री से, या जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है उसी से वो लड़ते रहेंगे। और अगर लड़ते रहेंगे तो पीस कहाँ से आएगा, राइट्स कहाँ मिलेंगे उन लोगों को। ठीक है, ओके। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने कर ली कि पीस के लिए दो बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। पहला है डेमोक्रेसी, उसके लिए स्ट्रगल करते रहना, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन। ओके, सो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इसमें हम लोगों ने केवल दो पर्सपेक्टिव को समझा है कि पीस दो स्टेट्स के बीच में लेकर के आना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के टाइम में हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो दूसरे सिटीजन्स को, दूसरे कंट्री के सिटीजन्स को अफेक्ट कर रहा है, उनके ऊपर एक तरीके से वायलेंस कर रहा है। ठीक है, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स पढ़ लिया रशिया यूक्रेन का, और फिर हमने इराक का भी एग्जाम्पल समझ लिया, और फिर दूसरे तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे स्टेट खुद अपने लोगों के खिलाफ क्या कर रहा है, आर्मी और पुलिस का गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। और फिर हमने सोल्यूशन के तौर पर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को समझा। ठीक है, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक सभी लोगों को नमस्कार।